नमस्कार। मुंगेरीलाल जीएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मैंने आपको बताया था टीएमएस और जीएमएस। टीएमएस टी फॉर गारसा तासी, तासी का ग्रंथ है इस्तवार दलाल तितर इंडो हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी में अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसकी भाषा फ्रेंच थी और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था। इसका जो संस्करण प्रकाशित हुआ प्रथम वो 1839 और 1847 में दो भागों में प्रकाशित हुआ और द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ 1871 में। तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, जिसमें 72 जो है हिंदी के थे, ठीक है। और उसमें एंदोई का अर्थ क्या है, हिंदी या हिंदवी, और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है, उर्दू। फिर हमने पढ़ा महेश दत्त शुक्ल, और महेश दत्त शुक्ल के रचना का क्या नाम है, भाषा काव्य संग्रह। फिर है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर की कृति है शिव सिंह सरोज। फिर हमने पढ़ा था जॉर्ज ग्रियर्सन, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था इन्होंने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की विशेषांक के रूप में इनका मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान छपा 1888 ईस्वी में। और उसके बाद हमने पढ़ा मिश्र बंधु, मिश्र बंधु की कृति क्या थी, मिश्र बंधु विनोद, जो जिसका प्रथम द्वितीय तृतीय भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ और एक है जो मैं आपको बताना भूल गया था, हिंदी नवरत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है। ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 ईस्वी में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें कुल उन्होंने क्या किया, 1000 कवियों को शामिल किया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है, आचार्य शुक्ल। देखिए यहां लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः क्या है, सब सारी चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती है। कहां से प्रकाशित हुई, तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ और किस नाम से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष मैंने बताया 1929 ईस्वी। और लगभग 1000 कवियों को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले यानी शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं द्वारा जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसको आचार्य शुक्ल ने क्या कह दिया, कविवृत्त संग्रह कह दिया उन्होंने। देखिए ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या कहा, कविवृत्त संग्रह है ये, उन्होंने साहित्यिक रचनाओं में इसको शामिल नहीं किया। उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक स्पष्ट कथन देखिए आपको दिख रहा होगा, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य क्या है, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ठीक है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जनता की चित्तवृत्तियों में से परिवर्तन होगा, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। अभी आपने देखा होगा आदि पुरुष मूवी आई है, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े ही समकालीन और तत्कालीन नजरिए से उस मूवी को बताया गया है। तो यहाँ पर वही रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनता का चित्तवृत्ति परिवर्तन होता है, चित्तवृत्ति का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार साहित्य के हाव भाव में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि साहित्य क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है कि नहीं। तो देखिए इस कथन को आपको याद रखना है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जनता की चित्तवृत्ति किस पर निर्भर करती है। देखिए जनता की चित्तवृत्ति किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक और धार्मिक, ये 4 परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया कि जनता की चित्तवृत्ति राजनीतिक परिस्थिति जैसी होगी, सामाजिक परिस्थिति, सांप्रदायिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति जैसी होगी, वैसी जनता की चित्तवृत्ति होगी, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है, जो इन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें क्या किया, इन्होंने काल विभाजन का सबसे सटीक प्रयास किया और पूरे हिंदी साहित्य को 900 वर्षों में 4 भागों में बांट दिया। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को 4 भागों में इन्होंने बांटा। आप देखिए शुक्ल जी ने क्या किया, भक्ति काल को 4 भागों में बांट दिया। और किस आधार पर बांटा, दार्शनिक और धार्मिक आधार पर। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 वर्गों में जो विभाजित किया उसका आधार क्या था, तो दार्शनिक आधार था और धार्मिक आधार था। अब देखिए भक्ति काल को जो शुक्ल जी ने बांटा है, यहां आप देख पा रहे होंगे ये तो भक्ति काल है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने क्या किया, निर्गुण धारा और सगुण धारा में विभाजित किया। निर्गुण धारा को भी 2 भागों में बांटा,
ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण धारा को बांटा राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में। तो इसको याद रखेंगे कि इनके विभाजन का आधार क्या था, धार्मिक और दार्शनिक था। भक्ति काल को निर्गुण और सगुण में बांटा, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण में क्या, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है, इसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल के बाद दो अंग्रेजी साहित्यकारों की चर्चा की गई है। सबसे पहला नाम आता है एडविन ग्रीव्स साहब का, और इनकी अंग्रेजी भाषा में साहित्य इतिहास ग्रंथ है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और इसके बाद आते हैं FEK महोदय, जिनका है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और दोनों का प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे, इनका है 1917 और 3 साल बाद है 1920। ठीक है, तो एडविन ग्रीव्स महोदय का क्या है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और FEK महोदय का क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और दोनों की भाषा क्या है, दोनों की भाषा क्या है, अंग्रेजी है, स्पष्ट तौर से आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 साहित्य इतिहास ग्रंथों की चर्चा की गई है। सबसे पहले साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। और तीसरा क्या है, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इसका प्रकाशन वर्ष भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940 ईस्वी, 1940। ठीक है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य के आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है राम कुमार वर्मा के बारे में, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो राम कुमार वर्मा के बारे में आप क्या क्या याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके बारे में देखिए कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है। सबसे पहले इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1938 ईस्वी, 1938। अब इन्होंने क्या, देखिए इनकी कालावधि पर ध्यान देंगे, 693 से लेकर 1693 तक की कालावधि को ही इन्होंने शामिल किया है, और संधि काल से लेकर भक्ति काल, संधि काल से लेकर भक्ति काल, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की कालावधि को शामिल किया है। और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो अपभ्रंश के भी प्रथम कवि हैं। स्वयंभू को क्या किया है, हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। अब देखिए, इन्होंने अपने पूरे इतिहास ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। तो राम कुमार वर्मा के बारे में देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी, कालावधि 693 से 1693 ईस्वी, संधि काल से भक्ति काल तक की कालावधि को शामिल किया, 7 प्रकरण में विभाजित है। स्वयंभू जो अपभ्रंश के पहले कवि हैं, उनको राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, ये जो दिया हुआ है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसमें अब प्रश्नों का स्तर चूंकि बढ़ रहा है, तो पहले पूछा जाता था कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास कितने खंडों में विभक्त है, 16 खंडों में। और अब मैंने प्रश्न देखा कुछ दिन पहले कि उन्होंने पूछा कि हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास का प्रथम भाग का नाम बताइए। तो देखिए, आपको प्रत्येक भाग का नाम याद रखना होगा। ठीक है, कम से कम लेखक का नाम, अगर संपादक का नाम आप याद नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको कम से कम भाग का नाम याद करना होगा, और बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास और 16 खंड, ये दोनों तो मूलभूत बातें हैं, ये आपको कभी नहीं भूलना है कि नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में विभक्त हुआ। अब देखिए, इसको नाम कैसे आप याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है, हिंदी साहित्य की पीठिका, सबसे पहला है हिंदी
साहित्य की पीठिका। आप इसको एक एक दो दो की क्लब बनाकर याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास। देखिए ये दो क्लब हो गया, पहला हिंदी साहित्य की पीठिका, दूसरा हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, ये दो क्लब हो गया। अब आप आ जाइए हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। काल विभाजन कैसे कैसे करते हैं आप? सबसे पहले क्या है, आदिकाल, है कि नहीं, और फिर क्या है, भक्ति काल, और भक्ति काल में सबसे पहला क्या है, निर्गुण, और भक्ति काल में दूसरा क्या है, सगुण। फिर आप कहाँ आते हैं, रीतिकाल। ठीक है, और रीतिकाल में दो है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, देखिए अभी हम हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन आपको याद है, इस तरह से देखिए आप याद कर सकते हैं। तो देखिए पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी काल, फिर उत्कर्ष काल में काव्य, नाटक और कथा साहित्य दिया गया है। देखिए यहाँ द्विवेदी काल तक हो गया, फिर उत्कर्ष काल में क्या दिया हुआ है, काव्य, नाटक और कथा साहित्य। ठीक है, और उसके बाद देखिए दिया गया है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, अद्यतन साहित्य। उसके बाद दिया गया है समालोचना, निबंध, पत्रकारिता, अद्यतन साहित्य, अंतर भारतीय साहित्य, और अंतिम आप याद रखेंगे हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य। देखिए पहला था हिंदी साहित्य की पीठिका, पहला तो याद रखेंगे ही क्योंकि वो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दूसरा था हिंदी भाषा का विकास, है कि नहीं, और तीसरा है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य ये 16वां है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, हिंदी का लोक साहित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरेन्द्र वर्मा का नाम आया है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है हिंदी साहित्य के नाम से। ठीक है, कभी कभी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ का संपादन धीरेन्द्र वर्मा ने किया है, तो क्या नाम है, हिंदी साहित्य। और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 3 खंडों में ही व्यक्त किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल हम क्या पढ़ते हैं, 4 भागों में विभाजित पढ़ते हैं ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन धीरेन्द्र वर्मा ने जो हिंदी साहित्य नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ का संपादन किया उसमें 3 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये आपको याद रखना पड़ेगा परीक्षाओं में। ठीक है, आगे जो हमने अभी तक पढ़ा उसका सारांश मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि आचार्य शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। ठीक है, ये याद रखना है। फिर देखिए कविवृत्त संग्रह कहा दिया इन्होंने, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ को इन्होंने क्या कहा, कविवृत्त संग्रह का। और एक पंक्ति, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की हितवृत्तियों का परिवर्तन होता है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, वैसे वैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है और साहित्य में भी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इनका दृष्टिकोण पूछा जाता है, तो इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और इन्होंने क्या किया, युगीन परिस्थितियों के ध्यान में रखा और उस आधार पर इन्होंने विकास क्रम की व्याख्या करी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, मैंने आपको बता दिया 2 अंग्रेजी के ग्रंथ, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। एक और नाम जो छूट गया था, तज़किरा शुअराए हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन। 1004 कवियों को शामिल किया और 62 कवि इन्होंने हिंदी के शामिल किए थे। आप याद करिए 738 कवि तासी ने इतिहास ग्रंथ में कितने कवि थे, 738, और 72 हिंदी के थे। तज़किरा शुअराए हिंदी में मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया, 1004 कवियों को संकलित किया और 62 कवि हिंदी के हैं। ठीक है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बताया। फिर राम कुमार वर्मा के बारे में आप याद रखेंगे कि 7 प्रकरण विभाजित है और संधि काल से लेकर के भक्ति काल की कालावधि को 693 से 1693 तक के अवधि को शामिल किया। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। फिर नागरिक प्रचारणी सभा के 16 खंडों के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। पहला है हिंदी साहित्य की पीठिका, दूसरा हिंदी साहित्य का विकास और अंतिम है हिंदी का लोक साहित्य। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर से पढ़ेंगे। आप बार बार इसकी पुनरावृत्ति करते रहें। मैंने आपको बार बार कह चुका हूं, पढ़ने के साथ साथ आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और उसके साथ MCQ सॉल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।